बेटे की पसंद बचाने वर्सेस सास की पसंद निकली खर्च करने वाली। अरे जो भी कहे बहू, ऐसा पहली बार हो रहा है कि डिनर के बाद बारिश की वजह से इस टाइम चाय पकौड़े खा रही हैं। अरे पापा जी, ऐसे अजीब अजीब चीज भी कभी कभार होनी चाहिए। हाँ हाँ, यू आर राइट भाभी। सभी देर रात बारिश की वजह से पकौड़ों का आनंद ले रहे थे, लेकिन इतने में दरवाजे पर तेज खटखटाहट की जोर जोर से आवाज आती है। घर वाले घबरा जाते हैं। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। तू भी ना पागल है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। दोबारा ठक ठक होने पर संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने बैंक अधिकारी और पुलिस वाले खड़े होते हैं। आपके घर की नीलामी का नोटिस है, 1 हफ्ते बाद आपको इस घर को खाली करना होगा। क्या आप आधी रात को ये क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है और कैसा नोटिस? हम ये घर खाली क्यों करें? हाँ, हम क्यों करें? हमने तो कोई कर्ज भी नहीं लिया है। देखिए, बैंक ऑफिसर के मुताबिक आपने घर गिरवी रखकर लोन लिया है, जिसके पैसों का भुगतान नहीं किया गया है और नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, ये आप कुछ कीजिए। हम इस घर को नहीं खो सकते। इसे आपने खून पसीने से बनाया है, वैसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी खुद को संभालिए, कोई भी हमसे ये घर नहीं छीन सकता। इतने में पुलिस और बैंक अधिकारी नोटिस देकर चले जाते हैं। दोनों बेटे इस नोटिस को पढ़कर हिल चुके थे। सभी लोग परेशान थे, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस घर को गिरवी रखा तो रखा किसने? क्या घर के किसी शख्स की ये गलती थी या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां बड़ा बेटा आनंद शादी के मंडप में बैठा था और प्रकाश अपनी पत्नी को घर पर मना रहा था। अरे भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हारे बिना आशीर्वाद दिए वो शादी नहीं करेगा। मंडप में बैठा हुआ है, पंडित रुका हुआ है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तुम कुछ भी कह लो, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे बेटे ने मुझे धोखा देकर उस 2 कौड़ी की लड़की को अपना लिया। मैंने उससे साफ कहा था कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करना, लेकिन उसने अपने पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला तय किया है। इसलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तुमको जाना है तो जाओ। अरे भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। निर्मला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना शादी नहीं करेगा। उसे अभी भी तुम्हारी चिंता है। क्या हो गया अगर वो अपनी पसंद से कर लेगा तो? सबको अपनी पसंद से शादी करने का हक है। वैसे भी वो लड़की इसी घर में आनी है। जितनी जल्दी अपना लोगी उतना बेहतर होगा। चलो निर्मला। ठीक है, मैं बच्चों का आशीर्वाद जरूर दूंगी और शादी में भी जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। यही कि मेरे एक बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, न जाने वो कैसी होगी। इसलिए दूसरा बेटा भी मेरे साथ वही करे। इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आपको वादा करना होगा कि समीर के लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी और वो मेरी पसंद से ही शादी करेगा। अगर आपको इस स्वीकार नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगी। अरे भाग्यवान, उसकी जिंदगी का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं वादा करता हूँ दूसरी बहू तुम्हारी पसंद की ही आएगी। ये हुई ना बात। रुको, 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तब निर्मला तैयार होकर प्रकाश के साथ मंदिर चली जाती हैं, जहां आनंद को अपनी मां को देखकर खुशी होती है। फिर पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कीर्ति गठबंधन करती है और आनंद की संध्या के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। तब गृह प्रवेश के वक्त निर्मला का मुंह बना होता है। कीर्ति, तू इसका गृह प्रवेश करवा दे, मुझे नहीं करवाना। माँ, आप शादी में आई थी, मुझे लगा आपकी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन आप अभी भी नाराज हैं। आखिर में आनंद, तूने अपने मन की ना, तो मैं इस लड़की को ऐसे तो नहीं अपना सकती। बाकी आगे देखा जाएगा। ये मेरा दिल जीत लेगी तो जरूर इसे एक दिन अपनी मैं बहू कहूंगी, वरना इसमें कोई गुण नहीं दिख रहा है मुझे। अरे माँ, मान भी जाओ ना, भाभी दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ माँ, मान जाओ, अब तो वो इस घर की बहू बन चुकी है। ठीक है, अब अपनी बकवास बंद करो, कर रही हूँ उसकी आरती। तब निर्मला अपनी बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसके लिए वो जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है। और खाना अच्छा बन जाने के बाद भी, खाना तो इसने बढ़िया बनाया, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी। इसकी नाक में दम करके रख दूंगी। कैसा खाना बनाया है तूने? ये भी तुझे नहीं पता पहले रसोई में खाना कैसे बनाना चाहिए? नमक सही नहीं है, ना मिर्च है, ना कोई स्वाद आ रहा है। अरे निर्मला, क्या बोल रही हो? हम सब भी तो खाना खा रहे हैं। हमें तो बहू का बनाया हुआ खाना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम सब मिलकर यही साबित करना चाहते हो ना कि मैं इस लड़की की दुश्मन हो गई हूँ। मुझे जानबूझकर इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही मान लो। और वैसे भी तुम्हारे बेटे की पसंद की है। ज्यादा नमक मिर्च खा लेंगे तब भी तो इसकी तारीफ ही करोगे। अरे माँ, आप माँ जी, आपको खाना क्या खाना है बताइए, मैं वही बना कर लाती हूँ।
मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। निर्मला अपना आधा पेट भर के चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन निर्मला को उसका कुछ भी काम करना पसंद नहीं आता। हमेशा चिड़ी रहती है। एक दिन संध्या डस्टिंग कर रही थी कि जानबूझकर कहीं और की मिट्टी हाथ पर लगाकर कहती है, करम चली, ये सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? देख जरा कितनी धूल मिट्टी है, लेकिन तुझे थोड़ी ना दिखाई देगा ये, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तुझे सर पर जो चढ़ा रखा है। वो माँ जी, मैं अभी दोबारा साफ कर देती हूँ। तब संध्या दोबारा वहां की सफाई करती है। अगले दिन वो टीवी देख रही होती है। तब हॉल की 4-5 लाइट एक्स्ट्रा जल रही थी। एसी भी चल रहा था, टीवी भी चल रहा था। बहू धूप में से कपड़े धोकर आती है कि इन चीजों को देखकर, ओहो, एक तो इतनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से यहाँ कोई भी नहीं है, फालतू में बिजली का बिल बन रहा है, बंद कर देती हूँ। सोफे पर लेटी हुई निर्मला संध्या को दिखाई नहीं देती। जब वो सारे लाइट, पंखे, एसी बंद कर देती है तो निर्मला एकदम से गुस्सा हो जाती है। अरे ये किसने बंद किया? अच्छा खासा मैं अपना टीवी सीरियल देख रही थी, सास बहू के ड्रामे। अच्छा ये है नास बेटी, तो तू है क्या? दुश्मनी है तेरी मेरे से? है अब मैं टीवी भी ना देखूं अपने घर में? वो माँ जी, मुझे लगा आप यहाँ पर नहीं हैं, बेफालतू में लाइट एसी सब जल रहे थे तो बंद कर दिया। ज्यादा बचत की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अपने घर में तो तूने कोई बचत नहीं की होगी, गरीब जो थी। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चले जाती है। तब प्रकाश, अरे निर्मला, तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता क्या बहू को बिना कुछ सुनाए? बेटे की पसंद के वकील, आपसे तो बात ही नहीं करनी है, जाकर दवाई खा लो, दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। प्रकाश कमरे में जाकर अपनी दवाई खाता है। शाम को संध्या बड़े प्यार से सबके लिए बैंगन का भरता, चावल, घी, चोपड़ी रोटी बनाकर, सलाद काट कर, लस्सी रखकर आती है। इतने पीछे निर्मला मुट्ठी भर खाने में नमक डालकर मिला देती है। बस मेरा काम हो गया। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो ज्यादा नमक खाकर उगल देते हैं। ये देख संध्या हैरान होती है। आय हाय, कितना घटिया खाना बनाया है, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? बहू, घर में तेरे भाई वालों ने क्या दहेज में रख कर दिया है क्या, जो इतना इस्तेमाल कर रही है? या चाहती है कि मेरा बीपी बढ़े और मैं स्वर्ग सिधार जाऊं? और क्या बहू, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? मुझे तो सही लगता है कि निर्मला ने तुम्हें नापसंद करके सही किया है। भाभी, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? तब संध्या अपनी बनाई हुई सब्जी चखती है। छी छी, इस खाने में तो बहुत ज्यादा नमक है, मैंने सब्जी में इतना नमक नहीं डाला। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी भर डाल दिया हो। बिल्कुल सही कहा बहू, किसी ने नमक मुट्ठी भर कर डाला है और मुझे पता है कौन है वो। कीर्ति से कहकर मैंने उसको नीचे बुला लिया है। अब मैं फटाफट में इसके खाने में नमक डाल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। निर्मला फटाफट से मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है और सब्जी को मिक्स कर देती है। ओहो हो, निर्मला तुम्हारी ये चाल है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। बस मैंने भी वही एक्टिंग की जो तुम्हारी सास मुझसे सुनना चाहती थी तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं होता निर्मला, तुम बहू को नीचे दिखाने के लिए इतना गिर जाओगी। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मैंने तुमसे भी सीख ली है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पसंद से मेरे बेटे ने शादी नहीं करी है तो तुम उसके साथ ऐसा करोगी? हाँ करूंगी, मैं इसे पसंद नहीं करती। मेरे पसंद की लड़की आती तो करोड़ों का दहेज लेकर आती, ये तो दिखने में भी गंवार लगती है। मैं सुंदर सी ढूंढ के लाऊंगी। तब निर्मला टेबल पर ठोक कर चली जाती है, जिससे खाने की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आनंद और प्रकाश मिलकर उसे समझाते हैं। अगले दिन जब समीर ऑफिस जाता है तो, देख समीर, तेरा बड़ा भाई तो अपनी पसंद की शादी करके ले आया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी, तू शादी करेगा ना? हम डेफिनेटली आपकी पसंद से शादी करेंगे। अब मैं ऑफिस के लिए जाऊं, लेट हो रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन ऑफिस में लड़कियों से दूर रहना। कोई तेरे पास आए तो पटाने पुटोने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो माँ, नहीं करूंगा ऐसे। अभी तो पढ़ाई के बाद मुझे 2 महीने हुए हैं ऑफिस में काम करते हुए, मैं ये सब क्यों करूंगा? अब जाऊं, मेरी ओवर थिंकिंग इनसिक्योर माँ। तब समीर ऑफिस चला जाता है। ऐसी वक्त गुजरता है और 4-5 महीने बाद निर्मला अपने बेटे समीर के लिए पंडित जी से एक अमीर लड़की को ढूंढने को कहती है। पंडित जी के फोटो दिखाने पर निर्मला उसमें से एक अमीर घर की लड़की को अपनी बहू चुन लेती है। फिर निर्मला अपने बेटे को लेकर रिश्ता तय करने पहुंच जाती है, जहां सुमित्रा भी अपनी बेटी को जानबूझकर सूट में सिर पर दुपट्टा रखकर सामने भेज देती है। ये देखिए बहन जी, मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, आपके घर में आप सबका खूब ख्याल रखेगी। सच में आपकी बच्ची है बहुत प्यारी, लेकिन इसे घर का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बहू है ना, वही कर लेगी। इसे तो मैं अपनी रानी बना कर ले जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी पसंद की नहीं है। ये मेरी पसंद की है तो इससे ही मेरा लगाव रहेगा ना। यहीं से एकता को समझ आ जाता है कि सास की पसंद बनकर वो घर में बहुत कुछ कर सकती है।
इस तरह जल्द ही एकता की समीर से शादी हो जाती है। फिर निर्मला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है, साथ ही उसके दहेज का सामान भी अंदर रखवाया जाता है। तभी जानबूझकर निर्मला संध्या से हल्दी मंगवाती है, जिससे अपनी पसंद की बहू के चौखट पर छाप लगवाती है, तो कभी पानी और कुर्सी मंगवाती है। बैठ जाओ बहू, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, पहले पानी पी लो। थैंक यू माँ जी, आप तो घर में आते ही मेरा ख्याल रख रहे हैं, जबकि मुझे आप सबका ख्याल रखना चाहिए। अरे तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगी बहू, गर्मी लग रही होगी। संध्या, इसको हवा कर। जी माँ जी। पापा, माँ क्या करना चाहती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी बहू के आते ही अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। यही तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी माँ अपनी पसंद की बहू लाकर बौखला गई है। अरे निर्मला, अपनी बहू को चौखट पर ही सजा कर रखोगी क्या? अरे बहू बच्चों को आराम करने के लिए भेजो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहू, अब बाकी की रस्म कल होगी, तू जाकर आराम कर। ओहो, माँ जी भी मुझे फुल अटेंशन दिलवा रही है मेरी जेठानी से। यही तो मैं चाहती थी, कोई नौकरानी की तरह मेरी सेवा करे। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन संध्या जल्दी उठकर घर का कोना कोना चमका देती है। नई बहू की पहली रसोई की तैयारी तक कर देती है, लेकिन वो आती ही नहीं है। आराम से उठकर एकता तैयार होकर आती है और जब कुछ बनाने जाती है तब निर्मला। एकता, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ढेर सारा खाना नहीं बनाना, सिर्फ एक मीठा हलवा बना दो सूजी में चीनी डालकर। बाकी वो कैसा बनेगा ये संध्या देख लेगी, और खाना पीना भी। ठीक है संध्या? जी माँ जी, मैं देख लूंगी। मगर माँ जी, दीदी इतना सब अकेले कैसे करेगी? मैं भी उनकी मदद करवा देती हूँ, क्यों दीदी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, इसे सब करना आता है। तब निर्मला चली जाती है। संध्या खाना पकाना शुरू करती है। वहीं एकता कढ़ाई में सिर्फ घी सूजी डालकर आड़ा तिरछा पकाती है। एकता, तुम गलत तरीके से कर रही हो। सूजी डालने से पहले तुम्हें इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालना था। कोई बात नहीं दीदी, जैसा हो गया इसे आप बना दो। माँ जी ने आपको बोला था ना। मैं माँ जी के दिल में कब से जगह बना रही हूँ, लेकिन माँ जी मेरे से खुश नहीं हुई। इसे ठीक से कोई भी काम नहीं आ रहा। उठी भी लेट है, तब भी माँ जी से इतना प्यार दे रही है, और कल इसकी इतनी सेवा भी करी। खैर, मुझे इतना नहीं, थोड़ा सा ही माँ जी का प्यार मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर एकता चली जाती है और संध्या ही उसके हलवे को ठीक से पकाती है। घी में ड्राई फ्रूट्स पकाकर उसमें डालती है। कुछ देर में संध्या सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। क्या बात है भाभी, आपने आज पहली रसोई का कुछ भी नहीं बनाया क्या? बनाया है ना, हलवा, इसे खाओ, मैं अभी परोस देती हूँ। लेकिन छोटी बहू, ये सारा खाना तो बड़ी बहू लेकर आई है, तुमने कब बनाया? अरे तुम्हें भी बाल की खाल निकाली है, छोटी बहू ने कर दी है रस्म, अब खाओ खाना। एकता सबको खाना परोस देती है। सब खाना खाती पहचान लेते हैं सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। और जब दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं तब एकता अपने कमरे से हीरो का सेट लाकर सास के हाथ में थमा देती है। अरे बहू, ये क्या किया है? तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये तो तेरा है ना। माँ जी, आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दे रही है। आप बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ से सास को सोने का सेट दिया जाता है, लेकिन मुझे तो आपको सोने का नहीं डायमंड का सेट देना था, इसलिए मैंने माँ से जिद करके आपके लिए खास ये सेट निकलवाया है। अब से ये आपका हुआ। देख ले निकम्मी, देख ले, इसे बोलते संस्कारी बहू। देख, इसने मुझे मान सम्मान दिया, दहेज भी लेकर आई है, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, गरीब कहीं की। अरे निर्मला, बस करो, क्यों हर बात पर बड़ी बहू को जलील करती हो? और क्या वो तुम्हें मान सम्मान नहीं देती, ये बताओ। इसमें झूठ क्या है? मैंने तो सच ही बोला है। सॉरी दीदी, मैंने तो बस यूं ही माँ जी को ये हीरो का सेट दे दिया, मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। कीर्ति भी निकल जाती है। संध्या अपना काम करने लगती है। एकता कमरे में आराम करती है। निर्मला भी पड़ोसन से चुगली चपाटी करने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद एकता अपना बैग खोलकर, ओहो, ये साड़ी भी नहीं, ये साड़ी भी नहीं। ओहो, ये रिश्तेदार कितने खराब होते हैं, इतने लॉज क्लास साड़ी शादी में देते हैं। ये सब मैं माँ जी को दे देती हूँ, उन पर ही अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने नकली हीरो का हार चोप दिया। इसके बदले में समीर से पैसे लेकर महंगी साड़ी लेकर आऊंगी। तब एकता सास को अंदर बुलाकर अपनी 3 साड़ियां दे देती है। माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपको साड़ी नहीं दी थी ना, मैं साड़ी देना भूल गई थी। बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ जी, प्लीज मना मत कीजिए, बहुत प्यार से लाई हूँ मैं आपके लिए। मैं अपने लिए और खरीद लूंगी, वैसे भी उन्होंने मुझे बोला था कि शॉपिंग करवाने जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरी पसंद की बहू तो मेरे बेटे की पसंद से भी ज्यादा अच्छी निकली, और मुझे क्या चाहिए। निर्मला इस धोखे में रहती है कि उसकी पसंद की बहू बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था। एकता अपने कमरे में समीर को फोन करके, सुनो तो, जरा माँ जी को मैंने कुछ साड़ी दी है, अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास कुछ खास नहीं है, कहीं जाना पड़ गया तो, इसलिए मुझे 20,000 दे दो, साड़ी लेकर आनी है। इस वक्त? अच्छा ले लो और अपने लिए साड़ी ले आओ।
समीर उसके अकाउंट में 20,000 रुपए भेज देता है और एकता शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है, जहां वो महंगी महंगी बहुत सारी साड़ियां देखती है और 20,000 में 2 साड़ी सिलेक्ट कर लेती है। वाओ, ये कितनी एक्सपेंसिव और बढ़िया साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो माँ ने भी मुझे शादी में नहीं दी। अब मैं हमेशा से यही पहनूंगी। और अभी तो मेरे पास ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड हील्स भी नहीं है। धीरे धीरे करके वो सब कुछ ले लूंगी। आखिर मैंने शादी किस लिए की है? अपने खर्चे पूरे करने के लिए। भैया, इसे पैक कर दो। एकता साड़ी पैक करवा कर घर ले आती है और सास को दिखाती है। माँ जी, ये साड़ी देखिए ना, कितनी सुंदर है। बताओ, 20,000 की 2 है, डिस्काउंट करवाया, वरना 24,000 की आती। वाह बहू, साड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दिमाग तो है तुझ में, अच्छी बचत की है तूने। माँ जी, आपको ये बचत कैसे लग सकती है? 20,000 की 2 साड़ी? ना तो इस साड़ी का इतना अच्छा फैब्रिक है और ना ही इतना अच्छा काम है। एकता, तुम बहुत महंगी साड़ी लेकर आई हो। थोड़ा कम खर्च करती तो यही साड़ी तुम्हें 8,000 की 2 मिल जाती। पागल हो क्या? साड़ी वगैरह का आपको सेंस भी नहीं है। मॉल से साड़ी लेकर आई हूँ मैं ये। आप गरीब हो, क्या जानो, आपने कभी पहनी थोड़ी ना है। अरे बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसे तो बस बचत करने का ढोंग आता है। चल जाकर काम कर, कपड़े धोने को पड़े हैं। सास की बातों से एक बार फिर संध्या को ठेस पहुंचती है और वो काम करने लगती है। 2 दिन बाद तीनों सास बहू बाजार सामान लेने जाते हैं। सब संध्या 4-5 सब्जी लेकर बाजार वाले से बहुत तोल करती है। भैया, मैं हमेशा आपसे सब्जी ले जाती हूँ और 6 सब्जी ली है। कम से कम 10 रुपए तो कम करो, इतना ज्यादा बता रहे हो। 300 तो नहीं दूंगी। दीदी, सब देख रहे हैं, 10 रुपए के लिए इज्जत का दही बल्ला मत करो। एकता, तुम्हें सब्जियां खरीदनी नहीं आती तो रहने दो। मेरे पति के पैसे हैं, बचत तो मुझे करनी ही होगी और ये फालतू नहीं है। दो भैया, ज्यादा पति के पैसों पर उछल मत संध्या। ये लो बहन जी, आपके 50 रुपए और आपकी फ्री की धनिया मिर्ची। ये हुई ना बात भैया। थोड़ी देर में संध्या सारा जरूरी सामान खरीद लेती है। कहीं से मिर्च मसाले तो कहीं से दूध दही, और हर जगह से थोड़े बहुत पैसे बचा लेती है। ये देखकर आप तो बहुत कंजूस निकली। हर जगह से 1-1, 2-2 रुपए बचा रही हो। क्या मिलता है ऐसी बेइज्जती करवा कर? एकता, इसमें बेइज्जती कुछ नहीं है। गृहिणी पैसे बचाने का सोचती ही है और फिर बूंद बूंद से सागर भी तो बनता है। धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। अरे वो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। भैया, ये वाली चूड़ियां बताना कितने की है? फिर तो बहुत प्रिटी है। मुझे तो 2 दर्जन चाहिए हाथ में भरकर पहनने के लिए। बहन जी, 100 रुपए दर्जन है, ले लीजिए। हाँ, 2-4 दर्जन कर दो। नहीं एकता, इससे चूड़ियां मत खरीदो। ये तुम्हें लूट रहा है। 50 रुपए दर्जन चूड़ियां आती है। 200 रुपए की चूड़ी 400 में दे रहा है। दीदी, मैंने आपके बीच बोला तो आप क्यों बोल रही है? और ये भी मेरे पति के पैसे हैं। मुझे जितना लेना है मैं उतना ही लूंगी। बीच में मत बोलो। सुन लिया ना तूने? अब अपनी टांग मत घुसा। जब देखो हर जगह कंजूसी दिखाएगी। ऐसे ही वो शॉपिंग कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। महीने की पहली तारीख आती है। दोनों भाइयों को अपनी सैलरी मिलती है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा कमाता था। शाम को संध्या रसोई में सारे डिब्बे खोल खोल कर देखती है, कितना अनाज और बाकी का राशन पड़ा हुआ है। साथ में लिस्ट बनाकर लिखती है। चने की दाल अभी 1 किलो है, मसूर की दाल 2 मुट्ठी है। पूरा महीना चल नहीं पाएगा, इसलिए 5 किलो मसूर की दाल, और चीनी भी 2 किलो बची है। और इस महीने मुझे अपने पर्सनल सामान भी लाने थे, तो 2 साड़ी भी लेनी थी। रहने देती हूँ। संध्या बजट लिस्ट बना लेती है। बहुत देर से निर्मला उसे रसोई में देखती है। पति भी ऑफिस से आकर उसे ढूंढता है, तब रसोई में। अरे यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, रसोई में ही हो क्या? लिस्ट बनाती रहती हो। अजी, लिस्ट नहीं बनाऊंगी तो खर्चों का पता कैसे चलेगा? आखिर बचत भी तो करनी है ना। देख लीजिए जेठ जी, शाम के 8 बज रहे हैं, लेकिन इनसे खाना नहीं बना। पता नहीं क्या बजट लिस्ट बना रही हैं। बाजार में भी शर्मिंदा करती हैं 5-10 रुपए के लिए। और क्या, 2 घंटे से रसोई में लगी हुई है। देख ले अपनी पसंद की लड़की को। संध्या, क्या है ये सब? मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब चीज तुम बाद में भी कर सकती हो, पहले खाना तो बना लो। रहने दीजिए जेठ जी, खाना बनाने का टाइम है। कहाँ हम भूखे बैठे हैं। मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, खाना आ जाएगा। अरे एकता, रहने तो मैं जल्दी से मटर पुलाव बना देती हूँ, 10 मिनट में बन जाएगा। क्यों बाहर से सबका खाना मंगाकर पैसे वेस्ट करना चाहती हो? देखा जेठ जी, वही कंजूसी, पैसों को लेकर बचत बचत बचत। चुप करो संध्या, आज बाहर से ही खाना खाएंगे। मैंने क्या गलत किया? घर के बचत के बारे में सोचा तो आज एकता की वजह से इन्होंने मुझे सुना है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? संध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं एकता और निर्मला खुश होते हैं और एकता 5 स्टार होटल से 10,000 रुपए खाना का ऑर्डर करती है, जिस पर पति आपत्ति जताता है। संध्या, मेरे क्रेडिट कार्ड से तुमने 10,000 रुपए का डिनर मंगवाया है। या रात को तो ये सब इतना नहीं खाते हैं, और 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है? किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट से मंगवा लेती। देखो, ध्यान से पैसे खर्च करो। तुम भी दीदी की तरह कंजूस मत बनो। खाना मंगवाया है, फालतू की चीज नहीं। तब घर में सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आनंद अपनी सैलरी के 15,000 रुपए संध्या को देता है। ये लो,
इसमें आराम से घर चलाना और बाकी के पैसे मैं माँ को दे रहा हूँ। कम तो नहीं पड़ेंगे ना? बिजली का बिल और जो तुमने प्लम्बर बताया था वो ऐड करके। हाँ चिंता मत कीजिए, इसमें से मैं सब कर लूंगी। कितनी अच्छी है ये, कभी ऐसा नहीं बोलती कि मुझे भी कुछ दिला दो या माँ को पैसे मत दो। हमेशा माँ को पैसे देने के लिए कहती है, कम पैसों में खर्च चलाती है। मैंने खामखा इसे डांट दिया। अच्छा सुनो, घर का राशन ऑनलाइन से मंगवा लो, बाहर धूप में जाकर क्या करोगी? नहीं आप चिंता मत करो, थोक पर सामान सस्ता मिलता है, ऑनलाइन महंगा होता है। संध्या अपने पति के पैसों में से घर का राशन थोक पर लाकर 1000 रुपए बचा लेती है और उसे एफडी के पैसों में जोड़ देती है और घर का बाकी का सामान लाने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे बैंक में जमा करवा देती है। सोने का पुराना मंगलसूत्र टूटा हुआ था, इसे भी जुड़वा लेती हूँ। सोने का रेट अच्छा चल रहा है, कम से कम आगे काम तो आएगा। संध्या बचत करने की इतनी पक्की थी कि शादी के बाद से ही वो पति की सैलरी से कुछ न कुछ पैसे बचा लेती थी। वहीं देवरानी इतनी खर्चीली थी कि पति के पैसों से महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगी शॉपिंग करना और 15 जने के लिए 3 लाख रुपए की अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। आई होप एकता तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत खुशी मिली, लेकिन सिर्फ 15 जनों के लिए 3 लाख रुपए की हॉल बुकिंग करना, ये क्या बात हुई? पैसों को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करो। तुम्हारी वजह से पिछली बार माँ को कम पैसे दिए थे, अब अगले महीने नहीं दूंगा। अरे यार, फिर तुम्हारा वही लेक्चर। अपनी माँ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उन पैसों पर मेरा अधिकार है। अगली बार मना मत कर देना। सॉरी, मैंने आप दोनों की बात सुन ली, लेकिन एकता माँ जी को भी अपना खर्चा चलाना होता है, उन्हें कमेटी बननी होती है, उन्हें भी तो पैसे दे दो। आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? मैं माँ जी की पसंद की हूँ, उन्हें पैसे नहीं दूंगी, तब भी चलेगा, समझी? संध्या चुपचाप वहां से चली जाती है। दूर खड़ी ये सुनकर निर्मला को भी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अभी भी एकता पैसे खर्च करना कम नहीं करती और महंगी साड़ी लेकर आती है। किटी पार्टी में अपना शो ऑफ करने के लिए पति से 2 लाख रुपए लेकर ब्रांडेड एलवी का बैग, गुच्ची हील्स, महंगी साड़ी पहन कर जाती है। साथ में पैसे दांव पर लगाती है। उसके लिए अलग से समीर को कॉल करती है। यार, कल ही तो तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे और अब 25,000 चाहिए। समीर, आई एम फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, डोंट एम्बैरेस मी। ओके, देता हूँ। ये लड़की मुझे बेकारी बनाकर छोड़ेगी। समीर पैसे ट्रांसफर कर देता है और दोबारा से प्रमोशन मिल जाने पर उसे ऑफिस से कार मिलती है। घर पर सब लोग कार को देखकर बहुत खुश थे। सब लोग बैठकर कार में जाते हैं, बस संध्या और आनंद रह जाते हैं। मेरे पति की प्रमोशन हो गई, भाई साहब जी की भी हो जाएगी। एक दिन फिलहाल के लिए आप दोनों के लिए जगह नहीं है और आगे भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोग भी एक कार ही ले लो। आनंद को बुरा लगता है, वो घर में चला जाता है, फोन चलाता है। तब दोस्त के स्टेटस पर न्यू कार देखता है। सब कार खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि छोटा भाई भी कार लेकर आ गया, लेकिन मेरा ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। घर की जिम्मेदारी आखिर मुझ पर जो है, ये तो संभालता ही नहीं है घर। मुझे नहीं पता था इन्हें भी कार का शौक है, लेकिन अब मैं इनका सपना जरूर पूरा करूंगी, जिसके लिए मुझे अलग से कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। कई दिनों तक संध्या को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक दिन अपनी फ्रेंड से लोन का कॉल करती है, जो कि उसे ऑनलाइन सामान बेचने की सलाह देती है। सलोनी उसकी वेबसाइट तैयार कर देती है। संध्या भी इसके लिए बाजार जाकर ढेर सारी ऑन और सजावट का सामान ले आती है और घर में कान्हा जी के प्यारे प्यारे कपड़े बनाकर और वॉल हैंगिंग छोटी मोटी डिजाइनर चीज डालकर वेबसाइट पर डाल देती है, जिससे घर पर ही डिलीवरी बॉय आता है और कस्टमर को डिलीवर कर देता है। तब लैपटॉप पर संध्या के और ऑर्डर आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा छोटा सा बिजनेस इतनी जल्दी रन कर गया। एक हफ्ते में 4 ऑर्डर और दूसरे ही दिन में 10 ऑर्डर। अब इनके लिए मैं जल्दी से जोड़ लूंगी और डाउन पेमेंट पर कार ले आऊंगी। जहां एक तरफ संध्या घर की बचत के लिए कम खाना बर्बाद करती है, लाइट पंखे बंद कर देती है, वहीं खर्चीली देवरानी अक्सर अपने कमरे को ऐसे ही छोड़ देती थी और खाना भी पूरा नहीं खाती थी और पूरी फैमिली को महंगे डिनर पर बाहर ले जाती है, जो ये सब समीर को बहुत महंगा पड़ता है। एक दिन एकता की सहेली मोनिका उसे अपना ब्रांडेड हील्स, बैग और वॉच का कलेक्शन दिखाती है, जिससे एकता के मन में भी उसी कलेक्शन को पूरा करने की इच्छा जाग जाती है। यार, मोनिका के पास कितने सारे ब्रांड कलेक्शन है और ये सब कुछ भी 25 लाख तक का था। मुझे भी चाहिए, लेकिन समीर तो इतने पैसे देंगे नहीं। लेकिन मैं अपने ख्वाब पूरे करके मानूंगी। इनको ऑफिस से गाड़ी मिली है ना, तो बेच दूंगी। एकता अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दोपहर चुपचाप पति की गाड़ी बाहर ले जाती है, जहां पहले से ही उसने गाड़ी को बेचने की बात कर दी थी और उसके बदले 15 लाख रुपए ले लेती है, जिसे वो ब्रांडेड मॉल में जाकर अलग अलग ब्रांड के हील्स, वॉच, बैग्स, ड्रेस सब चीज लेती है और 14,25,000 का कैश देकर शॉपिंग करती है। आजू बाजू के सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, इतना सारा महंगा सामान लिया इसने, वो भी कैश में। बड़ी अमीर औरत है। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है। अब एकता अपना सारा कलेक्शन घर लेकर आती है। किसी को पता नहीं चलता। रात को जब समीर घर पर आता है तो इतने सारे बैग और सामान देखकर, एकता, ये सब क्या है? ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और बाहर पार्किंग में से मेरी कार कहाँ है?
बर्फ का ठंडा पानी पियो, क्योंकि तुम्हारी कार को बेचने के बाद ही मैं ये सब लेकर आई हूँ। आखिर मुझे भी तो अपने खर्चे देखने दे, तुम तो पैसे देने से ना रहे। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कार मेरी प्रमोशन में गिफ्ट था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना खर्चीला होना भी ठीक नहीं है। चिल करो समीर, मैं आज में जीती हूँ, कल में नहीं। घर में जैसे ये बात सबको पता चलती है सब नाराज होते हैं, लेकिन निर्मला अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती। 1-2 महीने में तरक्की करके संध्या अपने पति के लिए डाउन पेमेंट पर कार ले आती है और जब उसे चाबी देती है तो आनंद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। मुझे यकीन नहीं हो रहा संध्या, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। मैं नहीं करूंगी आपके लिए तो कौन करेगा? आपका ड्रीम पूरा हो जाए। चलिए। देखा निर्मला, मेरे बेटे की पसंद की बहू खुद कमाकर कार लाई है और तुम्हारी बहू अपनी ख्वाहिश के चक्कर में मेरे बेटे के ही कार बेच दी। तब आनंद अपनी गाड़ी में बिठाकर सबको घुमाने ले जाता है। वहीं एकता की ख्वाहिशें अभी खत्म नहीं होती। एक दिन वो सास के नौकर से घर के कागज निकाल कर गिरवी पर रख देती है, जिसके उसे 20 लाख रुपए मिलते हैं और वो अपने लिए गोल्ड की साड़ी लेकर आती है। इस बात को 1 महीना बीत जाता है। नोटिस के हिसाब से उसने 1 महीने में ही पैसा लौटाने का वादा किया था, लेकिन जब वो पैसे नहीं लौटा पाती तो एक रात बैंक अधिकारी पुलिस वाले घर आ जाते हैं और जैसे घर वालों को घर के कागज के बारे में पता चलता है तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। मेरे खून पैसे की कमाई को किसने गिरवी रख दिया? समीर बेटा, आनंद बेटा, कैसे भी करके घर के कागज को वापस लेकर आओ, लेकिन घर के कागज गिरवी रखे किसने हैं? भाभी, उस दिन आप माँ के कमरे से कुछ कागज लेकर निकली थी ना, कहीं आपने ही तो। एकता, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है? क्या तुमने ही घर के कागज को गिरवी रखा है? हाँ, मैंने ही रखे हैं। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो अपनी ख्वाहिश को तो मैं पूरा ही करना पड़ेगा ना। आखिर बाहर भी मेरी कोई इज्जत है। तब गुस्से में निर्मला एकता को तेज चांटा मारती है। मैंने तेरा हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए, लेकिन बड़ी बहू ने हमेशा दिया। तूने कार बेच दी और इस घर को भी। निकल जा मेरे इस घर से। बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं खर्चीली डायन बहू को अपने घर में ले आई। निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि तू इस घर में रहेगी भी नहीं। आज घर बेच दिया, कल हमें बेच कर खा जाएगी। निर्मला हाथ पकड़कर एकता को घर से बाहर निकाल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बड़ी बहू से माफी मांगती है। माँ जी, माफी मत मांगिए, मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास कुछ बचत किए हुए पैसे हैं। आने जी, आप बैंक से मेरे साथ लेने चले और आपके बैंक में भी पैसे हैं। 15 लाख का इंतजाम हो जाएगा। 15 लाख? लेकिन इतने पैसे तुमने कब जोड़ लिए संध्या? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आनंद जी और मेरी गोल्ड ज्वेलरी भी है, उसे बेच भी देंगे तो हम। देखा निर्मला, इसे बोलते हैं असली लक्ष्मी। वो तो हमारे बेटे को बर्बाद करके चली गई। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो, भले ही भाई की पसंद की हो। संध्या सबको समझती है। अगले दिन वो अपने पति के साथ एफडी तोड़वा लेती है और पति के बैंक में जमा किए हुए पैसे और अपने घर में जमा किए हुए पैसे, साथ में जो गोल्ड खरीदा था उसे बेचने के बाद संध्या पैसों का इंतजाम कर लेती है और घर के गिरवी कागजात छुड़ा कर लाती है, जिससे घर को नीलाम होने से बचा लिया जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप भी खर्चीले टाइप के हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।